हेलो एवरीवन। पॉलिटी की सीरीज का हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले इस तीसरे चैप्टर का पहला पार्ट का वीडियो बना चुके हैं, तो ये नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं। इस पार्ट में ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद तीसरा चैप्टर पॉलिटी का लक्ष्मीकांत सीरीज का खत्म हो जाएगा। एक एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको लग रहा है वीडियो स्लो चल रही है तो आप उसे 2 की स्पीड से भी सुन सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, क्योंकि इसमें जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1949 में अडॉप्ट किया गया था, तो इसमें प्रिएम्बल था, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। मगर आज के टाइम पर इसमें ना 470 के करीब आर्टिकल मिलेंगे, 25 पार्ट मिलेंगे और 12 शेड्यूल मिलेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, उसमें शेड्यूल बढ़ाए गए, पार्ट्स बढ़ाए गए, तो यही सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? देखो, पहली चीज, कुछ ही ऐसी कंट्री हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है। बाकी कंट्रियों का कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन नहीं है, वो धीरे-धीरे जुडिशरी की वर्डिक्ट से और लेजिस्लेटिव विंग्स की वजह से डेवलप हुआ है। जबकि आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो रिटेन है, जबकि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो वो रिटेन नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। लेंथीएस्ट क्यों है? क्योंकि हमारी ज्योग्राफी की वजह से, डाइवर्सिटी की वजह से और कॉलोनियल जो इतने साल तक उनका राज यहाँ रहा, उसकी वजह से इसको लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों लॉन्ग है? देखो, यही चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था कि ज्योग्राफी की वजह से और डाइवर्सिटी की वजह से हमारे यहाँ पहाड़ भी देखने को मिलते हैं, ट्राइब्स भी देखने को मिलते हैं, प्लेन लैंड भी मिलता है, डेक्कन भी मिलता है, ठीक है? डिफरेंट कास्ट, क्रीड देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसकी ज्योग्राफी, वास्ट ज्योग्राफी और डाइवर्सिटी की वजह से हमें देखने को मिलेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब लेंथीएस्ट और रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ लीगेसी की बात की गई है। जो मैक्सिमम पार्ट है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, कि कहाँ से चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। लेंथीएस्ट, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 में बताया गया है कि कैसे शेड्यूल होंगे, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब बातें यहाँ पर की गई हैं, ठीक है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो, सेंटर और स्टेट का अमेरिका की तरह डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सेंटर और स्टेट के प्रोविज़न जो हैं, वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए इसका वन ऑफ द अदर रीज़न क्या है कि ये जो है लॉन्ग है। और लीगल एक्सपर्टीज़ का डोमिनेंस है, मतलब ये लॉयर्स के द्वारा बनाया गया। बहुत सारे अगर क्रिटिसिज़्म देखोगे आप, तो क्रिटिसिज़्म में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे लॉयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें गवर्नेंस का डिटेल्ड कंसिडरेशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल कि किस तरह से डीपीएसपी आएगा, किस तरह से फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंट होंगे, सुप्रीम कोर्ट केशव नंदा भारती केस में क्या कहता है, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट, मल्टीपल सोर्सेस से इसको ड्रॉन किया गया है। जैसे अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट लिए, ठीक है? आपको देखने को मिलेगा। आयरिश से हमने आयरिश डीपीएसपी लिया, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ब्रिटिश कैबिनेट से हमने कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ये सब हम देख लेंगे एक बार, सारा देख लेंगे कौन-सी चीज़ कहाँ से ली गई है, क्योंकि लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जिसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसे मल्टीपल सोर्सेस से ड्रॉन किया गया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से एडमिनिस्ट्रेटिव और फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया है, अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिए गए, आयरिश से डायरेक्टिव प्रिंसिपल और ब्रिटिश से कैबिनेट और एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर, ठीक है? आप देखेंगे कनाडा से भी प्रोविजन है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, यहाँ से सारे एरियो से हमने प्रोविजन लिए हैं, जो हम आपको एक-एक करके पूरा बताएँगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कनाडा से हमने क्या लिया है, अगर मैच द फॉलोइंग आ जाए तो कोई भी दिक्कत ना हो। देखो, जो प्रोविज़न मिरर है वो न देखो, मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रोविज़न जैसे स्ट्रक्चरल प्रोविज़न लिए गए हैं, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और यूपीएससी की पावर कैसे होंगी, तो ये सब चीज़ें यहीं से ली गई हैं। तो इसे हाफ प्रोविज़न मतलब इसको मिरर कहा जाता है। मिरर क्यों कहा जाता है? हाफ से ज़्यादा प्रोविज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। आप देखोगे क्या होता है कुछ प्रोविज़न जो है सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कमी है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि आपके जजेस कम हैं, तो आप बढ़ाना चाहे तो सिंपल मेजॉरिटी से लेक्स लोकसभा में बिल ला दे, तो जजेस की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ऐसे ही क्या होता है, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में आप देखोगे जैसे किसी जीएसटी जीएसटी वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल है किस तरह से स्टेट की कंसेंट चाहिए होती है और पार्लियामेंट की कंसेंट चाहिए होती है। स्टेट में तो चलो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा बिल, मगर पार्लियामेंट में आपको मैक्सिमम जो है स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। तो इसीलिए इसे ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कहा गया है, ठीक है? बैलेंस है रिजिडिटी का, जैसे कोर फीचर जो है वो रिजिड है, जैसे आप यहाँ से सेसीड नहीं कर सकते। जैसे अमेरिका में क्या है, स्टेट के पास पावर है कि अगर वो चाहे तो अमेरिका से सेसीड कर सकते हैं, मगर इंडिया में ये पावर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ आप रिजिडिटी मिलेगी कोर फीचर में, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी जहाँ इवॉल्विंग किया जा सकता है, जैसे यूसीसी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना है तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी वाइज़, इसका क्या मतलब है? देखो क्या होता है, जो फेडरल फीचर होते हैं, फेडरल फीचर का मतलब होता है कि स्टेट के पास भी पावर है और सेंटर के पास भी पावर है और वो दोनों ही अपनी-अपनी पावर में खेल रहे हैं। खेलने का मतलब यहाँ ये है कि दोनों ही संज्ञान ले सकते हैं उस सब्जेक्ट में और दोनों ही के अलग-अलग सब्जेक्ट हैं। जबकि आप यूनिटरी वाइज़नेस देखोगे, जैसे क्या हुआ, वार की स्थिति हुई, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई। इस केस में है कि इंडिया यूनिटरी है, एज़ अ स्टेट की पावर डिक्लाइन हो जाती है और सेंटर की पावर बढ़ जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को हमें मिलेगी, ठीक है? तो फीचर ऑफ फेडरल ट्रेड्स की बात की, जैसे ड्यूल गवर्नमेंट गवर्नमेंट को देखो, स्टेट में अपनी गवर्नमेंट होती है और सेंटर में गवर्नमेंट होती है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल फीचर है। क्यों फेडरल फीचर है? इस सेंटर के द्वारा ईज़िली जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बदला नहीं जा सकता, इसलिए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल फीचर में रखा गया है। स्टेट के पास ये पावर है, भाई रिटेन में लिखा है, ईज़िली सेंटर के द्वारा प्रोविज़न चेंज नहीं किए जा सकते। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, भाई जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सेंटर का प्रभाव नहीं है। इंडिपेंडेंसी का मतलब है कि जुडिशरी अपना संज्ञान लेती है, अपनी वर्डिक्ट देती है और यहाँ पर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं दिख रहा। बाइकैमरलिज्म है, राज्यसभा और लोकसभा है। राज्यसभा में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और लोकसभा में सेंटर जो जीतती है वो उसके फिर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो बाइकैमरलिज्म है। मतलब ये आपको जो फेडरल ट्रेट हैं, जो फेडरल फीचर्स हैं, वो आपको याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि फेडरल फीचर में क्या-क्या आता है और यूनिटरी फीचर में क्या आता है। अब यूनिटरी अगर एलिमेंट देखोगे तो आप स्ट्रॉन्ग सेंटर है। स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे भाई? सेंटर क्या है? आर्टिकल 356 आर्टिकल 352 के तहत कोई भी आदेश देती है वो स्टेट को मानना पड़ता है। सिंगल सिटीजनशिप है, भाई सेंटर के पास पावर है, सिटीजनशिप रूल ला सकती है, सिटीजनशिप एक्ट ला सकती है। सेंटर गवर्नर अपॉइंट करता है सेंटर स्टेट में, तो ये भी एक पावर है इसके पास। ऑल इंडिया सर्विसेज, भाई ब्यूरोक्रेट्स जो है देख लो आप, एसपी है, आईएएस देख लो, ये आपको ब्यूरोक्रेट जगह-जगह देखने को मिलेंगे। तो ये पावर देख लो, इमरजेंसी पावर तो मैंने बता ही दी किस तरह से यूनिटरी स्ट्रक्चर हो जाता है। ये बहुत दोनों ची ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए फेडरल ट्रेड्स या फेडरल फीचर क्या-क्या हैं और आपको पता होना चाहिए कि कब यूनिटरी एलिमेंट लागू हो जाते हैं। तो इसलिए डिस्क्राइब किया जाता है फेडरल इन फॉर्म यूनिटरी इन स्पिरिट, मतलब फेडरल इन्फॉर्म मतलब कोई भी आपको ज़रूरत है, आपको मतलब स्टेट को कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी फॉर्म फेडरल है। यूनि स्पिरिट मतलब अगर कोई अटैक होता है तो स्पिरिट आपको यूनिटरी देखने को मिलेगी। तो ये चौथा पॉइंट हमने डिस्कस किया। 5वाँ क्या है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। भाई ब्रिटिश बेस्ट मिनिस्ट्रियल मॉडल है हमारे यहाँ कि वहाँ पर भी पार्लियामेंट होती थी, अपर हाउस होता था, लोअर हाउस होता था। उसी के आधार पर हम देखेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। नॉमिनल नॉमिनल क्या होता है? मतलब
जिसको लोकसभा और राज्यसभा चूज़ करते हैं, उसके मेंबर चूज़ करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। और क्या नॉमिनल का मतलब अदर अगर मतलब देखोगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा नॉमिनल का कि बस वो साइन कर देते हैं अगर कैबिनेट में कोई डिसीजन लिया, किसी बिल को रोक सकते हैं, ये नॉमिनल है। रियल एग्ज़ीक्यूटिव पीएम और कैबिनेट होते हैं, जो रियल एग्ज़ीक्यूटिव होते हैं, एग्ज़ीक्यूटिव का मतलब पॉलिसी को बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। मेजॉरिटी पार्टी रूल मतलब यहाँ पर आप देखोगे मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये ब्रिटिश सिस्टम नहीं है जहाँ पर क्या है, मिनिस्टर ने अगर कोई साइन किए हैं, मिनिस्टर ने अगर कोई चीज़ लाई है तो प्रेसिडेंट को काउंटर साइन करना पड़ेंगे और मिनिस्टर की जवाबदेही होगी, ऐसा नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर कोई हादसा होता है, अगर कोई क्राइसिस आता है तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ देखने को मिलती है। लेजिस्लेचर में मिनिस्टर होते हैं, पीएम, सीएम होते हैं, लोअर हाउस डिसोल्यूशन पावर होती है। अब लोअर हाउस की बात की गई, लोअर हाउस क्या है? लोकसभा को बोलते हैं। क्या होता है 5 साल के बाद डिसोल्यूशन हो जाता है, री-इलेक्शन होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के ये ट्रेड बताए गए हैं। क्या बताया गया है कि ब्रिटिश बेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टम है, जो ब्रिटेन में सिस्टम है वो इंडिया में है, कैसे नॉमिनल होता है प्रेसिडेंट और रियल एग्जीक्यूटिव पीएम और कैबिनेट होते हैं, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, मतलब जिसके ज़्यादा वोट मिलेंगे उसका रूल होगा। मिनिस्टर लेजिस्लेचर में भी होते हैं, ऐसा नहीं है अमेरिका की तरह कि जो एग्जीक्यूटिव है बिल्कुल अलग विंग्स हो, जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए हमने लोकसभा में 500 मेंबर चूज़ किए, ये लेजिस्लेचर है। अब ये जो गवर्नमेंट बनी मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, तो इसी में से मिनिस्टर चूज़ कर लिए जाएँगे। यही मिनिस्टर क्या है वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कहलाएँगे। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका 5 साल का टर्म होता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं, एसपी और आईएएस ऑफिसर, क्योंकि इनका टर्म 60 से 65 साल होता है और ये इस पॉलिसी को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? अब इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग-अलग है। देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर सॉवरेनिटी होती है। सॉवरेनिटी का क्या मतलब है? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ चीज़ कह दी तो वो सॉवरेन हो गई, उसको बदला नहीं जा सकता। जबकि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम पर चेक एंड बैलेंस है, जुडिशरी उसको बदल सकती है, जुडिशरी उस पर संज्ञान ले सकती है, उसको कभी भी हटा सकती है। इस ये सब चीज़ें जुडिशरी के द्वारा की जाती हैं, आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट चीज़ है सिंथेसिस है सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुपरमेसी का। भाई सॉवरेनिटी क्या होती है? कि आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं। आपको कोई भी चीज़ नहीं जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या होती है? कोई भी आपने लॉ बनाया, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ आर्टिकल आपको बना दिया गया ला, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दे सकते, आप किसी चीज़ के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कहेगा देखो जो आर्टिकल 19 जो है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, फंडामेंटल राइट का पार्ट है और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंदा भारती केस 1973 में आया था उसका भी पार्ट है, तो इस पर बैन नहीं लगाया जा सकता। तो ये जो तुम्हारा सिस्टम है नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इस तरह की बातें की हैं। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये तो आपको समझ में ही आता होगा कि जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा जाता है। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? लेजिस्लेटिव विंग और एग्जीक्यूटिव विंग जो है जुडिशरी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। ये सब देखने को चीज़ें आपको मिलेंगी। फंडामेंटल राइट ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर से इलैबोरेटली पढ़ेंगे। ये क्या है तीसरे चैप्टर तक लक्ष्मीकांत ने क्या किया है आपको एक ओवरव्यू दिया है ताकि आपका बेस बन जाए, ताकि आपको आगे डिफिकल्टी ना हो। अब पार्ट 9 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें फंडामेंटल राइट दिए हैं। जैसे 6 कोर फंडामेंटल राइट दिए, ये पहले 7 थे, 7वां मैं बताऊँगा आपको कि कैसे लैंड से रिलेटेड जो राइट थे वो रिमूव कर दिए गए एज़ अ फंडामेंटल राइट। इक्वालिटी 14 से 18 तक फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, फ्रीडम 19 से 22 तक आप कहीं जा सकते हैं, प्रोफेशन की फ्रीडम ये सब इसी में आता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23-24 ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 से 30 और रेमेडीज़ जो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होता है, तो वो रेमेडीज़ आर्टिकल 32 में भी मिलेगा। अब क्या है इसमें जुडिशियल सुप्रीमेसी के बाद भी यहाँ पर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन है। भाई कोई आदमी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है कि अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है
और वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में छप रहा है। तो इंडिया क्या कहता है कि हमारे उस देश से रिश्ते अच्छे हैं, तो आप इस तरह से उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। अब नवां पॉइंट क्या कहता है आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये देखो क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इसे नोबल फीचर बताया है। नोबल फीचर क्यों बताया है? नोबल फीचर इसीलिए बताया है क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई भी लॉ बनाया जाता है। जैसे क्या है, अभी उत्तराखंड में देखोगे कि आर्टिकल 44 जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, इससे रिलेटेड मैरिज से रिलेटेड लॉ बनाए गए। तो इसमें क्या हुआ, ये नोवेल फीचर है। नोवेल फीचर का क्या मतलब है? इसको आप यूज़ करिए और पब्लिक के फ़ेवर में लॉ बनाइए। जैसे गांधीयन प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेंगे, पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलेगा, गांधीयन सिस्टम में डिसेंट्रलाइज़ेशन देखने को मिलेगा, लिबरल प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे, जैसे एग्रीकल्चर में किस तरह से साइंस का यूज़ किया जा सके। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर नोवेल फीचर में देखने को मिलेगी। ये गाइड करता है सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, और ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है, अगर पार्लियामेंट ने इस पर कोई लॉ बना दिया, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो आपको जो है ए, इस लॉ के खिलाफ कोई वर्डिक्ट नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये नॉन जस्टिसिएबल है, इससे आपको कोई भी हम वर्डिक्ट नहीं दे सकते। तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। अदर इम्पोर्टेंट चीज़, सुप्रीम कोर्ट का अदर जो केस है, मिनर्वा मिल केस में कहा है कि भाई फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में आप बैलेंस बना कर रखिए। आप डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में बैलेंस नहीं बनाएंगे, तो इससे डिसहार्मनी प्रोड्यूस होगी। क्या होता था, इंदिरा गांधी के टाइम पर डीपीएसपी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। अब जब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट के लोगों का उल्लंघन होने लगा। सुप्रीम कोर्ट में वो डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। तो मिनर्वा मिल केस आप 1980 याद रखना, इसमें कहा था कि बैलेंस आउट करना है दोनों को, फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएसपी को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अगर हम पार्ट 4 ए डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर 6 या 7 चैप्टर होगा, उसमें बताया गया है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं। देखो, जब आप ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं देखने को मिलेंगी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी कभी कभी यूपीएससी डायरेक्ट एक ऑप्शन डाल देता है, क्या ओरिजिनली ये फंडामेंटल ड्यूटीज थी? नहीं। जब इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई 1975 से लेकर 77 तक, तब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई। इस स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दी, और कुल मिलाकर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, फ्लैग्स की और एंथम की, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी की प्रोटेक्ट करना, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना, और कंपोजिट कल्चर, जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है यहाँ पर, इसको आप प्रोटेक्ट करें। डेमोक्रेसी और डिग्निटी की, इंडिविजुअल डिग्निटी है उसको, इंडिविजुअल डिग्निटी का क्या मतलब, आप किसी की मजाक नहीं बना सकते, अनटचेबिलिटी नहीं यूज कर सकते। ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं, कैसे चिल्ड्रन की एजुकेशन प्रमोट की जाए, एनवायरनमेंट और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप की जाए, जो जवाहरलाल नेहरू जी का एक हमारे मतलब विजन था। ठीक है, ये भी नॉन जस्टिसिएबल है, किसकी तरह? डीपीएसपी की तरह। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब मैंने बताया, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मन है, वो कह सकता है कि आप जो है इसको इम्प्लीमेंट करिए, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट सेकुलर स्टेट। आप जानते ही हैं, एक तरह का पॉजिटिव सेकुलरिज्म होता है, एक होता है निगेटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म में क्या होता है, स्टेट का मतलब कंट्री, यहाँ पर वर्ड यूज होगा। कोई कंट्री जो है रिलीजियन के रिस्पेक्ट में कुछ रिफॉर्म लाना चाहती है, तो वो कंट्री क्या कर सकती है, उस रिलीजन में रिफॉर्म लाने के लिए कुछ अमेंडमेंट ला सकती है, कुछ पैसा दे सकती है उसके वेलफेयर के लिए, और कुछ कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो उसमें भी मदद कर सकती है। जबकि निगेटिव सेकुलरिज्म आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा, कोई भी रिलीजियन की चीज़ यूज नहीं होगी। एक सेकुलर कंट्री में रिलीजियन का बिल्कुल सेपरेट स्टेट होता है, मतलब सेपरेट फंक्शन होता है। आप अपने घर में रिलीजियन परफॉर्म कीजिए, जैसे अभी फ्रांस में हिजाब पर बैन लगाया था, तो उसमें यही हवाला दिया गया था कि रिलीजन जो है स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके घर का सब्जेक्ट है, आप घर पर जाके मनाइए। तो यही सब बातें यहाँ देखने को मिलेंगी। कैसे?
जो चीज़ें आई और कैसे पॉजिटिव सेक्युलरिज़्म और नेगेटिव सेक्युलरिज़्म इमर्ज हुआ। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ की बात की है। देखो हमारे इंडिया में क्या है, पहले 21 साल तक की एज तक के लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ का ऑप्शन था। मतलब वोट देने का ऑप्शन था। आप इलिटरेट हैं, कोई कास्ट है, कोई क्रीड है, कोई सेक्ट है, ट्राइब्स हैं, उसके आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। मगर क्या हुआ, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 आया। अब इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो है एज जो है 21 से लेकर 18 कर दी गई और आपको इलिटरेसी, पॉवर्टी और इसके आधार पर आपकी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। आप सब ये तो पता ही है आपको, इंडिया में सिंगल सिटीज़नशिप है, जबकि यूएसए में आपको डबल सिटीज़नशिप देखने को मिलेगी। अगर इंडिया की कोई सिटीज़नशिप टर्मिनेट करता है, छोड़ता है, तो उसे देश निकाला कर दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट बॉडी, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडी का ज़िक्र है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 324, कैग 180, 154 या 188 समथिंग है इसका, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जिनका ये एन्जॉय करते हैं अपने प्रोटेक्शन को। कैसे एन्जॉय करते हैं? इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, इससे पहले इन्हें नहीं रिमूव किया जा सकता। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन होती है, मतलब मुझे आज अपॉइंट किया गया है, तो इसके बाद मेरी सर्विस कंडीशन नहीं बदली जा सकती अपॉइंटमेंट के बाद। और इंडिपेंडेंट बजट होता है, जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनको एक बजट प्रोवाइड किया जा सकता है और वो अपने उस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात बताई गई है इमरजेंसी प्रोविजन। आप जानते हैं इमरजेंसी प्रोविजन हमारे 18 पार्ट 18 में दिए गए हैं, ये रटा होना चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ तक दिए गए हैं? आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक देखने को मिलेंगे। 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, जो वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन होता है। वार मतलब कोई विदेशी कंट्री हम पर अटैक कर देती है, एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब कि कोई कंट्री हम पर बहुत एग्रेशन दिखा रही है और न्यूक्लियर वार अटैक करने की कोशिश कर रही है। और आर्म्ड रिबेलियन जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, जिसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आर्म्ड रिबेलियन में बदल दिया गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है? तो इसको अब स्टेट इमरजेंसी क्या होती है? कोई स्टेट जो है सेंटर की गाइडलाइन पे वर्क नहीं कर रहा है, कोई स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई स्टेट में जो है गवर्नरशिप को चैलेंज किया जा रहा, तो इस केस में सेंटर के द्वारा प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर है, अगर फाइनेंशियल डिस्टेबलाइज़ हो जाए, मतलब थ्रेट हो हमारे कंट्री को। थ्रेट किस तरह का? जैसे मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1990 में देखने को मिला, तो इस तरह के क्राइसिस से निपटने के लिए हम स्टेट को गाइड कर सकते हैं, स्टेट का रेवेन्यू रोक सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। थ्री टियर गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ लोकल जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई। लोकल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? जैसे मान लो यहाँ पर सेंटर है, सेंटर के अंदर स्टेट है और स्टेट के अंदर लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। तो हमारे गांधी जी का विज़न था कि डिसेंट्रलाइज़ गवर्नेंस होना चाहिए, लोगों का श्रेय होना चाहिए, लोगों की वॉइस होना चाहिए, तो इसीलिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 में। इसमें पार्ट 9 ऐड किया गया और शेड्यूल 11 ऐड किया गया। इसीलिए इसी तरह से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया गया, पार्ट 9 ए ऐड किया गया और शेड्यूल 12 आया। ये सब आपको चीज़ें याद तो हो ही जाएँगी और याद भी रखना है, ठीक है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप जानते हैं गांधी जी डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम को प्रमोट करते थे, गाँव में कहते थे आत्मा बसती है, तो इसीलिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट में डाला गया और डीपीएसपी कह रहा हूँ सॉरी, कोऑपरेटिव को फंडामेंटल राइट में डाला गया और डीपीएसपी में एक सेपरेट आर्टिकल प्रोवाइड किया गया, ठीक है? और पार्ट 9 बी में डाला गया और आर्टिकल 243 जेड एस से लेकर आर्टिकल 243 जेड टी तक इसमें चीज़ें दी गई। तो हमने ये चीज़ें डिस्कस की, नेक्स्ट लेक्चर में इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पार्ट 3 के बारे में और ये हमारा लक्ष्मीकांत की सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। कोई चीज़ बुरी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।